इजराइल ईरान की लड़ाई, पैलेस्टीन की लड़ाई और जो कश्मीर में दंश आपने देखा, क्या आप कभी रिलेट कर पाए? जब हमारा एक्सोडस हुआ, इतनी क्लेंजिंग हुई हमारे साथ, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में किसी ने हमारी कहानी नहीं बताई। इवन हिंदू समाज, जिससे हमें बहुत अपेक्षा थी कुछ करेगा, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। कश्मीर फाइल्स सिर्फ 5% या 10% है कि जितना कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। हमारे लोग मर रहे हैं सर। क्या जो त्रासदी कश्मीरी पंडितों ने झेली, जो परिवारों ने झेली, जिनकी बहनों के साथ रेप हुआ, 3 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं, वो अभी भी लोगों को यकीन दिलाने की ऐसा हुआ था? जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा। 1990 को मस्जिदों से वहां पर आवाज निकली, रलिव गलिव और चलिव। या तो आप मिल जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ, या आपको मार दिया जाएगा। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। जो महिलाएं थी उनको बोला गया कि आप यहीं रुकिए हमारे लिए, और आपके जो मर्द हैं यहाँ से निकल जाए। कश्मीर की पाक जमीन पर। लेकिन उस वक्त हमने सब कुछ खो दिया। क्या आपको कहीं लगता है कि कश्मीरी पंडितों ने वो हार मान ली? अरे डरपोक कौम हुआ, अरे बगोड़े, किस बात के बगोड़े भाई? अगर तुम्हारी उतनी औकात थी, तुम आते ना लड़ने के लिए। मनमोहन सिंह भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी यासीन मलिक को होस्ट करते हैं। यासीन मलिक खुद कहता है, हाँ मैंने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा है, मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा है। I was in prison for so many years. कि हमारे जो सिख भाई हैं उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई 84 में, उसके केसेस अगर आज भी चल सकते हैं 40 साल के बाद, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता? कौन ऐसे लोग थे जो अलगाववादियों को प्रोत्साहन देते थे? क्या ये आईबी के कुछ लोग थे? क्या ये इंडिया की इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे? ऐसा हो सकता है? पैलेस्टीन से लेकर सिखों तक की बात कर रहा हूं, उन्हें कम से कम विक्टिम तो मानते हैं। क्या मैं उस कश्मीरी मुसलमान यंग लड़के को कन्विंस करूं जिसने कश्मीरी पंडित देखे ही नहीं है कि कोई भी डॉक्टर या नर्स किसी भी काफिर का इलाज नहीं करेगा? उसको पिछले 20 साल से बताया गया है कि ये तो जिहाद है, आपको लड़ना है। क्या मैं सरकार को कन्विंस करूं कि भाई हम विक्टिम हैं आतंकवाद के, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे समुदाय के साथ लोगों को मारा गया है, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हमारे शिवलिंग लेक्स में बहा दिए गए हैं पूरी तरीके से। अब मेरे को यहाँ पे एक सवाल मेरे ध्यान में आता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक इजराइल को लेकर स्टोरी की यहूदियों पर जी, कि 3000 साल की उनकी यात्रा कैसे रही, जीसस क्राइस्ट के पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के बाद तक कैसे कैसे उन्हें दुनिया भर में मारा गया, पीटा गया, हिटलर के दौर का, और अभी तक की कहानी। अब इस सवाल को लेकर मेरे मन में एक सवाल, क्योंकि आप कश्मीर से हैं तो रिलेट करके आता है कि इजराइल 80 लाख लोगों की आबादी वाला देश, जिसने दुनिया के खिलाफ जाकर अरब कंट्रीज के बीच में होकर भी अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। दुनिया भर से यहूदी जो है जब भी जंग होती है वापस लौट जाते हैं इजराइल, वो जाकर लड़ते हैं। एक कश्मीरी पंडित होने के नाते क्या आपको कहीं लगता है कि कश्मीरी पंडितों ने वो हार मान ली? क्योंकि मैं समय वाला वीडियो जो आपने शेयर भी किया था उसमें था कि अगर दुश्मन बड़ा हो तो भागने में भलाई होती है, शहादत देने में नहीं। लेकिन मैं इजराइलियों को जब देखता हूं तो वहां कहानी मुझे अलग दिखती है। अब वो मरने को तैयार थे लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे, और शायद इसी वजह से आज वो इतने खूंखार हो गए कि छोटा सा देश है लेकिन दुनिया में चाहे जितने बड़े देश हों, पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति, देसी भाषा में कहूं तो सबकी इजराइल से फटती है। और भारत जैसे देश भी इजराइल की टेक्नोलॉजी को लेकर आज हम काफी सिक्योर फील करते हैं। देखिए, आपको इस सवाल के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा और इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। कई दशकों से वहाँ प्रायोजित एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद चल रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी जो हैं हिंदुओं को मारते आए हैं, सिखों को मारते आए हैं कश्मीर में। ये 90 से ही शुरू नहीं हुआ, ये कई दशकों से शुरू हुआ है। इनफैक्ट कश्मीरी हिंदुओं का आप इतिहास देखेंगे 7 पलायन हुए हैं पिछले कई सालों से। और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये एक सिर्फ कश्मीरी पंडित का सवाल नहीं है। कश्मीरी पंडितों की पॉपुलेशन कितनी थी? 5 से 10 लाख, आज भी मुझे लगता है 5 से 10 लाख के बीच में ही होगी। और बार बार पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वो हमले करते हैं। कश्मीर के जो कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी थे, चाहे वो यासीन मलिक हो, बिट्टा कराटे हो, JKLF के लोग हों, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हों, वो प्रायोजित तौर पे जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो जज हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो राइट विंग हो या चाहे वो लेफ्ट विंग हो या सेकुलर हों, उन सबको चुन चुन के मारा गया। अब कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है विजडम के लिए, नॉलेज के लिए। हम हथियार
उठाने के लिए नहीं जाने जाते। और मैं गर्व से ये कहता हूँ बार बार कि हमने बंदूक नहीं उठाई और हमें बंदूक नहीं उठानी। हम कलम उठाने वाले लोग हैं, हम बंदूक नहीं उठाते। लेकिन क्या उस वक्त हिंदुस्तान जो पूरा था या हिंदू समुदाय जो पूरा था या उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, बाद में कांग्रेस आई या बाकी मिलीजुली सरकारें बनी, उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाए? जो फारूक अब्दुल्ला उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो दुम बना के पूरा भागे क्यों? गोल्फ खेलने लगे लंदन में। और कश्मीरी पंडितों पर क्यों सवाल आता है? और पिछले 30 साल से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जगमोहन जो हैं उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया। क्या ऐसा कभी होता है? मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, मैं 1 महीना मुजफ्फरनगर में रहा, मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए। अब वहां पर मुसलमानों को वहां का जो बीएसपी का एमपी है वो आता है और कहता है कि यहां से निकल जाओ 1 महीने 2 महीने के लिए, बाद में आ जाओगे। वहां पर 1 लाख की अगर आबादी है, ऐसा कभी होगा कि 1 लाख लोग वहां से दिल्ली चले जाएं और बीएसपी के एमपी के कहने पे या गवर्नर के कहने पे और ये पलायन हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये फियर साइकोसिस होता है। और अगर 95 to 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है और पूरी तरीके से चुप है, वहाँ जो नेबर्स हैं वो भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ नेबर्स तो ऐसे हैं वो डर के मारे या मजबूरन या खुद से आतंकवादियों कह रहे हैं हाँ यहाँ पर वो छिपा हुआ है, कश्मीरी पंडित मारो उसको। बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं। तो उस वक्त आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों को बंदूक उठानी चाहिए? क्या हम एनार्की हैं? क्या हम डेमोक्रेसी हैं? वहाँ पर तो आर्मी का काम है, पुलिस का काम है, एयरफोर्स का काम है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया में जस्टिस का बहुत बड़ा नाम होता है, चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, बाकी लोकल जजेस हों, पुलिस हो, अभी तो एनआईए भी है। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया हो आतंकवादियों द्वारा, जिसमें आतंकवादी को कन्विक्शन हुआ हो। यासीन मलिक के खिलाफ पिछले 35 साल से केस चल रहा है कि उसने कश्मीरी पंडितों को भी मारा है और एयरफोर्स के लोगों को भी मारा है। अब मैं कहता हूं, मैं बार बार ये इसको कहता हूं, दोहराता हूं इंटरव्यूज पे जब मैं बात करता हूं, कश्मीरी पंडितों को भुला दो। यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स के लोगों को मारा है और उसमें आज तक कन्विक्शन नहीं हुआ, और आप कश्मीरी पंडितों पर सवाल उठा रहे हैं? कैसे? जो विक्टिम्स हैं जेनोसाइड के, जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उसके खिलाफ आप सवाल उठा रहे हैं। और मेरे को भी ट्रोलिंग होती है बहुत सोशल मीडिया पे, अरे डरपोक कौम हो आप, अरे बगोड़े। किस बात के बगोड़े भाई? अगर तुम्हारी उतनी औकात थी, अगर तुम्हारे पर इतना जज्बा था, तुम आते ना लड़ने के लिए। और अगर उस वक्त नहीं आए, आज लड़ो, जाओ बंदूक उठाओ आतंकवादियों के खिलाफ। मैं देखता हूं क्या करते हो। और मैं वहां पर, हमने घर तो खोया, मेरा घर जला दिया गया आतंकवादियों द्वारा पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी आज मैं आतंकवादियों के खिलाफ 2 टूक बोलता हूं, टीवी पे भी बोलता हूं, रिपोर्टिंग पे, इवेंट्स पे भी बोलता हूं। और मेरे को थ्रेट है। अभी मैं आपके यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में आया, मेरे पास सिक्योरिटी है बाहर, क्योंकि मेरे को सेम आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के, लश्कर तोयबा के या बाकी खालिस्तानी आतंकवादी सब थ्रेट देते हैं, क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदू हूं, क्योंकि मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलता हूं बेबाकी से। और हम पे ही सवाल उठाया जाता है कि आप क्यों नहीं वहां पर, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? हम तो आज भी आवाज उठा रहे हैं। मेरा इस पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो ये चर्चा थी कि अब कश्मीर में कोई जाके बस सकता है। इस देश में ये तो आप मानते हैं कि सेंटिमेंट हमेशा रहे कि लोग चाहते थे कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिल जाए। जी, क्या कदम उठाया वो मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, बट इंटेंशन तो मेरे ख्याल से जितना मैंने लोगों में फील किया है वो सबके यही थे कि हक मिलना चाहिए। करंट गवर्नमेंट भी बातें करती आई कि हम उनको हक दिलाएंगे। फिर जो आपकी ये पीड़ा है, ये शिकायत है कि एक को भी कन्विक्ट नहीं किया गया, वो सुरक्षा आप नहीं दे पाए, सिर्फ कहानियों तक हमें सीमित कर दिया गया, ये क्यों हुआ? क्या इस गवर्नमेंट में भी इंटेंशन नहीं है? अलग अलग कारणों से हुआ। मैं आपको बताऊं शुभांकर कि पहले तो 15 साल से 20 साल 90 से लेकर एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम था जो बिल्कुल डिनाई करता गया कि नहीं, कोई एक्सोडस नहीं हुआ, कश्मीरी पंडित जो है मिले हुए थे, और कोई असली कहानी तो कश्मीरी मुसलमानों की है, उनके साथ इंडिया जो है ज़्यादती कर रहा है। अलगाववादियों को स्पेस दिया गया। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो बार बार यासीन मलिक का इंटरव्यू करते थे। आज अलग स्थिति है, लेकिन उस वक्त होता था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, प्रधानमंत्री तक से मुलाकात करवाई गई, वहां पर बिरयानी खिलाई गई। मनमोहन जी की तस्वीर आज भी वायरल। मैं मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप देखिए मनमोहन सिंह भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी यासीन मलिक को होस्ट करते हैं। यासीन मलिक खुद बीबीसी पे टिम सेबेस्टियन के साथ इंटरव्यू करता है और कहता है हाँ, मैंने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा है, मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा है। बिट्टा कराटे मनोज रघुवंशी के साथ आते हैं न्यूज़ ट्रैक में, जो बहुत पॉपुलर था उन दिनों, और कहते हैं कि हाँ, मुझे याद नहीं कितनों को मारा, हो सकता है 24 लोगों को मारा हो।
उसमें से एक मेरा बचपन का दोस्त भी था। फिर उसको मनोज रघुवंशी पूछते हैं कि क्या आपकी कोई बोले कि अपनी माँ को मार दिए कॉज के लिए, आप मार दोगे? कहता हाँ, मैं अपनी माँ को भी मार दूंगा। ये है इस्लामी कट्टरपंथी। अब आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा मुझे कि सरकारों ने क्यों कुछ नहीं किया। अब ये तो सरकारें बताएंगी क्यों नहीं किया। तो पहले कांग्रेस और लेफ्टिस्ट और मिलीजुली सरकारें आईं, उन्होंने पूरी तरीके से कोई बातचीत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अब हमें विश्वास हुआ कि मोदी सरकार आई तो होगा, तो किया भी। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। मेरे से भी पूछे गई मेरी ओपिनियन, मैं कश्मीर गया, मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई और सरकार को दी कि क्या क्या कदम होने चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि आर्टिकल 370 तो 50 साल पहले ही चला जाना चाहिए था। आज से 60 साल 50 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 370 के खिलाफ स्पीच दी थी पार्लियामेंट में और कहा था कि प्रॉब्लम होगी, आप इतिहास में अगर इसको नहीं हटाएंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। आर्टिकल 370 को एक ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुझे याद है उस वक्त कई मुख्यमंत्री थे जो ये बताने लगे कि अरे ये तो खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 370 का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 370 एक पॉलिसी डिसीजन था जिसके तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जो सेंटर की पॉलिसीज थी वो कश्मीर में अप्लाई नहीं हो सकती थी, और वहाँ का जो लैंड और लॉ एंड ऑर्डर था वो जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर था, ना कि MHA के अंडर। तो ये सब कुछ हटाया गया। जो सेंटर की पॉलिसी हैं वो लाई गई, और जो वहाँ का पिछड़ा वर्ग था, जो मैं आपको कहूँ कि दलित समाज था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं हमारे, वो कई सालों पहले पंजाब से आए थे, और उनको बताया गया कि आपके बच्चे अगर यहाँ पर JNK सरकार में नौकरी करेंगे तो आपको वही नौकरी करनी पड़ेगी झाड़ू लगाने वाली, आपको सरकार में और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये डिस्क्रिमिनेशन होता था दलितों के साथ वहाँ पर, और ये लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और महिलाएं जो जम्मू कश्मीर की थीं उस वक्त, तो लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर शादी करती हैं तो कहते हैं आपका प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। आप अगर तमिलनाडु, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब कहीं भी शादी करें तो आपका प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। 370-35 मर्द बाहर की लड़की ला सकता है, हाँ। लेकिन औरत बाहर जाएगी तो निकाल दी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन था, तो ये तो हटना चाहिए था। तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक मेरी अपेक्षा थी कि मोदी सरकार जो है, या सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए तो बहुत आसान होता, एक कमेटी का आप गठन करिए और आप बोलिए कि 90 में जो भी हुआ, चाहे वो एथनिक क्लेंजिंग था, जेनोसाइड था, एक्सोडस था, और ये जो कट्टरपंथी और अलगाववादी जगमोहन की थ्योरी लाते हैं, ये एक बार में आप तय करिए ना। आप एक नोटिस करिए कि ये 4 लोग हैं कमेटी में, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, कोई गवर्नर एटसेट्रा, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि 90 में हुआ क्या, उसको आप टर्म दीजिए। और जितने भी विक्टिम्स हैं आप अपील करिए कि जो बातचीत करने के लिए आए वो सामने आए। इससे क्या होगा कि इतिहास में ये बताया जाएगा कि 90 में हुआ क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल आप सारे केसेस खोलें, लेकिन एक कमेटी का गठन बहुत ज़रूर होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी बार बार जो पिटिशंस कश्मीरी पंडित दायर करते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि नहीं, बहुत साल बीत गए हैं, अब इसमें जाने की ज़रूरत क्या है। अरे मैं कहता हूं कि हमारे जो सिख भाई हैं उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई 84 में, उसके केसेस अगर आज भी चल सकते हैं 40 साल के बाद, उन केसेस में अगर आज भी न्याय जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के खिलाफ हो सकता है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता। और हम तो इंडिविजुअल केसेस भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कमेटी का गठन कीजिए। तो यही त्रासदी बार बार हो रही है। एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा कि जैसे इनिशियली हमने देखा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और बीजेपी भी अब जो है कश्मीरी पंडितों का कहती है कि नहीं, हम सांत्वना रखते हैं लेकिन कमेटी का गठन नहीं करती। तो चक्कर क्या है, कांग्रेसी को लगता है कि कश्मीरी पंडित बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, और बीजेपी को लगता है कि इतिहास में हमेशा कश्मीरी पंडितों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। ये त्रासदी है। ओके, मैं कश्मीर को लेकर पढ़ रहा था, आपने जिक्र किया पुराने आंदोलनों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पंजाब तक नहीं रोका गया, कश्मीर जाने दिया गया। उनकी मौत की थ्योरी आज भी एक थ्योरी है। उनकी माता जी ने उस दौर में भी सवाल उठाए थे। अभी मैंने रिसेंटली की स्टोरी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं आर्टिकल 370 को पहले हटने की, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दौर में रह जाते तो शायद वो बहुत पहले हट जाता, फिर उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। वो मौत जिसको लेकर उनकी माँ ने सवाल उठाए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और बहुत सारे थ्योरीज थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जांच की है, सब सही है, लेकिन वो फाइल आगे नहीं दी गई। वही विचारधारा के लोग आज सरकार में। क्या ऐसा कश्मीर में है कि डिस्पाइट
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सच आना हो, कश्मीरी पंडितों को लेकर हो, ये सब वो लोग हैं जो राइट विंग के आसपास के हैं, ये जो करंट गवर्नमेंट है उनकी विचारधारा से मेल खाते लोग हैं, लेकिन इस सच को वो सामने आने से कतराते हैं। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये तो नारा लगाते हैं बीजेपी आरएसएस हर जगह। लेकिन बहुत इतिहास में ये देखा जाएगा, और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि कश्मीर में 90 से लेकर या उससे पहले भी जो जो गतिविधियाँ हुई, इसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे जो अलगाववादियों को प्रोत्साहन देते थे, कौन ऐसे लोग थे जो हुर्रियत या जेकेएलएफ के कुछ नेता हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते थे, उनको लग्जरीज प्रोवाइड करते थे, उनके खिलाफ जो केसेस हैं कहते थे अरे टेंशन मत लो हम संभाल लेंगे। क्या ये आईबी के कुछ लोग थे? क्या ये इंडिया की इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे जो बार बार वहाँ पर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है, ये मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। और इंडिया की गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे करे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि डेफेमेशन केस होगा उसके बाद, लेकिन एक हमारे पूर्व एक इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं जो पूरी तरीके से अपनी किताब में भी लिखते हैं कि हुर्रियत का गठन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। फारूक अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद यासीन मलिक को कैसे जो है इंटेलिजेंस ने लूप इन किया, और बार बार इंटेलिजेंस कहता रहा कि यासीन मलिक तो हमारे लिए काम करता है, बट यासीन मलिक डबल एजेंट था, वो पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा था और पैसे इंडिया से भी ले रहा था। ये सच्चाई है। तो इंडिया की इंटेलिजेंस को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं, लेकिन 90 से लेकर करीबन जो है 10-20 साल तक क्या क्या वहाँ पर गतिविधियाँ हुई, क्या हुआ। और 90 से पहले भी एक वाकया है, एक इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर, और जो इंटेलिजेंस के सारे लोग वहाँ पर थे, बहुत लोगों का नाम जो है वहाँ पर लीक हो गया था कि ये इंटेलिजेंस के लोग पूरे भारत से वहाँ पर आए हैं, और कश्मीर के जो इंटेलिजेंस के लोग थे वहाँ पर डिप्लॉयड, चुन चुन के उनको मारा गया। कौन लोग थे जिन्होंने उनकी लोकेशन जो है रिवील की? आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं जिन्होंने किताब में लिखा है कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने नाम रिवील किए। मैंने अभी एक इंटरव्यू किया रविंद्र कौशिक के परिवार का जी। उनके परिवार ने भी मुझसे एक बात कही कि रविंद्र कौशिक की मौत इस वजह से हुई थी, या रविंद्र कौशिक को पकड़ा इसलिए गया था क्योंकि किसी एक ऑफिसर, कोई बड़े ऑफिसर थे कश्मीर के, उनके कनेक्शन पाकिस्तान से थे और वो लोग साथ मिलकर तस्करी करते थे। तो वो रिपोर्ट चली गई थी, जिसके बाद जो नया एजेंट गया था, जिसको फंसाकर जो पकड़ा गया था लाहौर में, उसको उस एजेंट ने रविंद्र की फ़ोटो दिखा दी थी, देखिए, और फिर भेजा गया था और पाकिस्तान बता दिया गया कि एजेंट आ रहे से पकड़ लो। तो वो पकड़ा गया, उससे रविंद्र का खुलासा हुआ, उसको मार दिया गया और बाद में रविंद्र को कई सालों तक तड़पाया गया। ये उनके परिवार ने जब अपनी पूरी रिसर्च और बाकी रॉ के अधिकारियों से 20 साल में तपस्या करके जो निकाला, ये उनका वर्जन है जो उन्होंने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है। देखिए, पहले तो मैं आपको कमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रविंद्र कौशिक का परिवार ऐसे यहाँ पर है और बातचीत करने को तैयार होगा। तो आपने, मुझे लगता है कि इतिहास के लिए बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट ये किया है कि परिवार क्या सोचता है, और सच्चाई परिवार के वर्ड से, ये नहीं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर किताब लिख रहा है रविंद्र कौशिक पे, परिवार तो सच्चा बताएगा क्योंकि उन पर आप बीती गुजरी है। और ऐसा बहुत हुआ है कि ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, बाकी जगहों पे हो, कुछ ऐसे राजनेता या राजदूत या बाकी लोग रहे हैं जिनने नाम रिवील किए हैं। अब किस चीज़ के लिए रिवील किए हैं ये तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी ऑडिट, और देखना पड़ेगा क्या उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया। अब मैं आपको दूसरी कहानी भी एक ह्यूमैनिटेरियन साइड पे बताऊं कि मैं करीबन 18 साल से पत्रकार हूं, लेकिन मेरी टीवी रिपोर्टिंग की कुछ पहली एक असाइनमेंट ऐसी थी कि पाकिस्तान में हमारे सरबजीत सिंह थे, उन पर अटैक हुआ कोट बलवाल, कोट लखपत जेल में, और मेरे को बताया गया कि वो सीरियस कंडीशन में हैं, आईसीयू में हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी बहन है, आई थिंक दलबीर कौर या दलजीत कौर, और मैं इंडिया गेट के पास एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन में गया वहाँ पर देखने के लिए। उसी रात जो है सरबजीत को मारा गया। मुझे नहीं पता कि सरबजीत जो है एक इनोसेंट फार्मर थे या स्पाई थे या क्या थे, लेकिन ऐसे कई लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं जो पाकिस्तान की जेलों में हैं और उनके लिए कोई कहानी नहीं लिख रहा, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और तभी हमने धुरंधर भी बनाई कि धुरंधर में हम ऐसे अननोन गनमैन को एक सल्यूट कर सकें और जो भारत की जनता है उनको सल्यूट कर सके, उनकी कहानी जो है सामने आई है। कुलभूषण जाधव की भी सेम कहानी है। कुलभूषण जाधव का परिवार तो चलो लकी है कि एक बार वो वहाँ पर जा पाए और ग्लास चेम्बर था बीच में और उनको देख सके। मुझे नहीं पता कुलभूषण जाधव क्या है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप किया गया था
और उनको दिखाया जा रहा है कि भाई वो रॉ के स्पाई हैं एट्सेट्रा है, एविडेंस कुछ नहीं है। तो ये तो सच्चाई है कि कई ऐसे हमारे अननोन ब्रेव हार्ट्स हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो सामने नहीं आई हैं। सर, रविंद्र कौशिक कहानी में तो उनके परिवार ने वो चिट्ठियां दिखाई हैं कि जो रविंद्र जी ने भेजी थी उर्दू में, और सबसे अनफॉर्चुनेट वो बता रहे थे कि ये दुर्भाग्य था कि जब भी वो दिल्ली जाकर वो चिट्ठियां दिखाते थे सो उसी दिन रविंद्र की और पिटाई होती थी, क्योंकि यहाँ से कोई वो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी लीक करता था। ये तो है। देखिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि आप पब्लिकली या कैसे भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए क्लेम तो आगे की बात है। वो कह रहे हैं जब वो चिट्ठियां यहाँ दिखाते थे कि देखिए हमारे पास सबूत है, रविंद्र ने चिट्ठी भिजवाई है, उर्दू में लिखी हुई है कि फलाने जेल के फलाने बैरक में वो है, और जैसे वो दिखाते थे यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर वहां पहुंचती थी और फिर उनकी पिटाई होती थी। तो अब देखिए, उनको जिंदा रखा गया था। कोई ना कोई लीक करता था इन्फॉर्मेशन। कोई ना कोई इंसान था यहाँ पर अपने सिस्टम में जो नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहें या उनको मार दिया जाए या उनके साथ ऐसा हो। ऐसी कई कहानियां हैं। लेकिन एक और कहानी शुभांकर मैं आपको बताता हूँ जिस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और मैं बहुत ही टच की मुझे, कि पहले ऐसे इंडियन डिप्लोमैट जिनको फॉरेन टेरिटरी पे ऑन असाइनमेंट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारा गया, रविंद्र मात्रे 1984 में इंडियन डिप्लोमैट थे बर्मिंघम में, असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे वहाँ पर। और आई थिंक इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का कोई विजिट होने वाला था और इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थीं, और वहाँ पर कुछ JKLF के लोगों ने उन्हें अगवा कर दिया और उनको लगा कि हम अगवा करेंगे तो हमारा नाम बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने JKLF का नाम हटा के KLF अपना नाम रखा और बोला हम नया संगठन है KLF, हमने इनको अगवा कर दिया है। 2 दिन के बाद जो स्कॉटलैंड यार्ड है या लंदन पुलिस है या बर्मिंघम पुलिस है वहाँ पर पहुँचने लगी जहाँ पर वो थे, तो रविंद्र मात्रे को मार दिया गया पूरी तरीके से। और मैंने कई सालों के बाद अभी 2022-2023 में मैंने डिटेल में इसको पढ़ा, समझा, और मैंने सोचा इस पे तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैं कुछ लोगों से मिला, उसमें से एक जो हैं हाशमी, वो इंडिया के पहले हाईजैकर रहे हैं। गंगा एयरक्राफ्ट था 1971 में शायद जो हाईजैक हुआ था, और उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था गंगा के बारे में। तो अचानक से रविंद्र मात्रे की बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा रविंद्र मात्रे का ऐसा हुआ, आप कब थे, कहाँ थे? बोला मैं वहीं था बर्मिंघम में। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला किसने किया है ये? बोला अमानुल्लाह खान ने किया है। मैंने अमानुल्लाह खान JKLF का फाउंडर? बोला हाँ। तो मैंने बोला ट्रिगर किसने बताया था? तो बोला मसरत करके एक बंदा है, उसने ट्रिगर बताया। मैंने बोला मसरत का तो नाम ही कहीं नहीं है। बोला नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। तो पहली बार 40 साल में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और इंडियन इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सामने रखा कि मसरत नाम का एक बंदा है, उसका फोटोग्राफ अब का और तब का सामने लाया और बताया कि इसने जो है मारा है। और मसरत आज भी POK के कोटली में रह रहा है, रावला कोट या कोटली में, और आज भी उसको डर है, वो घर से बाहर नहीं निकलता मसरत, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई अननोन मैन है, वो हमें मार देगा। बट त्रासदी तो ये है कि 40 साल बीत गए इस वाक्य को। इंडिया का पहला डिप्लोमैट रविंद्र मात्रे जो मारा जाता है UK की धरती पर, ना तो UK की पुलिस इसमें न्याय दिला पाती है, ना इंडिया की गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो, BJP की हो। अब तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं, इंडिया UK के संबंध कितने क्लोज हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा एक सवाल कश्मीर को लेकर और है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कश्मीरी पंडितों को लेकर जो मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा जिस बात की होती है वो ये होती है कि जो त्रासदी घटी वो अभी भी लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि ऐसा हुआ था। कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो मैंने सारी घटनाओं को गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर ओरिजिनल फुटेज देखे, और सबके ओरिजिनल फुटेज हैं जो जो दिखाया गया था। फिर अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस दौर में बड़ा चला था कि ये सब तो फर्जी चीज़ें हैं, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। क्या जो त्रासदी कश्मीरी पंडितों ने झेली, जो परिवारों ने झेली, जिनकी बहनों के साथ रेप हुआ, जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनके घर छीन लिए गए, जिनको पूरी अपने ही देश में आज रिफ्यूजी बना के छोड़ दिया गया। ये अलग बात है कि आप जैसे लोगों ने, आपके परिवारों ने मेहनत की और अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया, आज आप लोग सफल हैं। उनकी कहानी को स्वीकार करने में भी हिंदुस्तान के एक वर्ग को दिक्कत क्यों है? देखिए शुभांकर, पहले तो मैं आपको कहूँ कि मैं एक कश्मीरी हिंदू समुदाय से आता हूँ, कश्मीरी पंडित समुदाय से आता हूँ। 1989 में मेरा जन्म हुआ। जिस दिन मेरा जन्म हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहला बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उसी दौरान
हमारे जितने भी प्रोमिनेंट कश्मीरी हिंदू थे, चाहे वो टिकलाल टपलू हों, चाहे वो सर्वानंद कौल प्रेमी हों, चाहे वो जस्टिस नीलकंठ गंजू हों, चाहे वो सरला कौल हों, चाहे वो लस कौल हों, ये प्रोमिनेंट लोग थे। इनको चुन चुन के JKLF के आतंकवादियों ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो हिंदू थे। क्यों मारा? क्योंकि वो इंडिया की बात वहाँ पर करते थे। क्यों मारा? क्योंकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। और जैसे ही ये चुन चुन कर टारगेटेड किलिंग्स हुई, अचानक 19 जनवरी 1990 को मस्जिदों से वहाँ पर आवाज़ निकली कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से निकल जाए। रिलिव गलिव चलिव, रिलिव गलिव और चलिव, इसका मतलब क्या है? या तो आप मिल जाओ, रिलिव, चलिव या तो यहाँ से भाग जाओ, या गलिव आपको मार दिया जाएगा। और कश्मीरी हिंदू जो महिलाएं थीं उनको बोला गया कि आप यहीं रुकिए हमारे लिए, और आपके जो मर्द हैं यहाँ से निकल जाएं। ऐसे स्लोगन्स मस्जिदों से वहाँ पर लगे। और अचानक 19 जनवरी, मेरा परिवार भी तब निकला। मेरी बस की टिकट उस समय की मेरे पास अभी भी मौजूद है, मेरे पिताजी ने रखी है। और हम विद इन ओवरनाइट 19 जनवरी को वहाँ से निकले और जम्मू में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। आज मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा परिवार जो है सो है पढ़ाई के बलबूते पे है, लेकिन उस वक्त हमने सब कुछ खो दिया, अपना इतिहास खो दिया। और हमारा परिवार और कश्मीरी हिंदू समुदाय के हज़ारों लोग कैंपों में आ गए जम्मू में। मैं बख्शीनगर करके एक जम्मू में जगह है, वहाँ पर एक लोकल डोगरा का घर था, उसके पीछे एक तबेला था, तबेले के साथ एक छोटा सा गैराज था। वहाँ पर 3 महीने तक मेरा परिवार रहा है, एक तबेले के साथ एक गैराज में। और ये लोग कहते हैं कि झूठ है सब कुछ। तो 3 महीने हम वहाँ पर रुके, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मेरे माँ बाप को कि उस वक्त उन्होंने एक कॉल ली कि अगर हम जम्मू में रहेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे हालात, हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो मेरा परिवार दिल्ली आया। दिल्ली में दिलशाद गार्डन करके जगह है ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पर हम रहे। उससे पहले शक्करपुर में रहे, और पहला जो घर था हमारा 6 महीने तक, वो एक छोटा सा कमरा था और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। तो दिल्ली की गर्मी में हम एक कमरे में रहे जहाँ पर कोई खिड़की नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद दिलशाद गार्डन में 3 साल तक रहे, मेहनत की। मेरे परिवार जो हैं, जो मेरा जो फादर हैं वो पब्लिशर हैं, तो उनने किताबें जो हैं उनके बक्से, उनकी बोरियां लेके बेची नई सड़क पे, अलग अलग जगह पे, लाइब्रेरियों में, और तब जाके ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और दोनों PhD हैं। मेरी मदर भी जो PhD हैं, वो अपने बलबूते पे उन्होंने सरकार में नौकरी ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, और वहाँ पर 30 साल तक 35 साल तक काम किया। तो ये कोई सरकार नहीं आई हमको पैसा देने के लिए, कोई सरकार नहीं आई कि आप नौकरी ले लो, आपका घर जो है उजड़ गया है, आप हमसे सपोर्ट लीजिए, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अपने बलबूते पर, ये तो मेरी कहानी है, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं। और कैंपों में जो जम्मू में रहे, आज वो अपने बलबूते पे CEOs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग फील्ड्स। आप मीडिया की बात लीजिए, मीडिया में आज कोई ऐसा चैनल नहीं होगा या अखबार नहीं होगा जहाँ एक एडिटर कश्मीरी पंडित नहीं है। तो ये हमारे साथ हुआ, और ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन चली। और मैं नाम लेने में कोई हिचकिचाता नहीं हूँ, चाहे वो गीलानी हो, चाहे वो वरवरा राव हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो संजय काक हों, चाहे वो नंदिनी हक्सर हों, जितने भी ये बुद्धिजीवी अपने को कहने वाले लोग थे, जो यासीन मलिक को सपोर्ट करते थे, गीलानी को सपोर्ट करते थे, ये बार बार संगोष्ठियाँ करते थे, एग्जीबिशन करते थे, सेमिनार करते थे, जिसमें बार बार कहते थे कि नहीं नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो, ये तो एलीट थे, ये तो इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त अपने आप को समझते थे, इनके साथ क्या हुआ। असली त्रासदी तो कश्मीरी मुसलमान के साथ वहाँ हुई। मैं तो कहता हूँ आप ट्रेजेडी को कंपेयर क्यों करते हैं। कश्मीरी मुसलमान के साथ भी उसके साथ हुआ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत लोग हैं, PDP के बहुत लोग हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत लोग हैं जो इंडियन आर्मी का जिन्होंने सपोर्ट किया, पुलिस का सपोर्ट किया, उनको मरना पड़ा। लेकिन कोई ऐसा कश्मीरी पंडित नहीं था जिसने बंदूक उठाई, कोई ऐसा कश्मीरी पंडित नहीं था। फ्रस्ट्रेशन बहुत हुई कि भाई करना चाहिए, लेकिन हमने तब भी कलम का जरिया अपनाया। और मैं अपने घर को मिस करता हूँ। मैं बार बार आज तक करीबन 2-3 डजन बार कश्मीर गया हूँ, करीबन 40-50 बार, लेकिन कभी वो घर देखा आपने जहाँ पर आपका परिवार था? वो तो जला दिया। तो मैं वहाँ पर गया 2013 में, सबसे पहले गया, और रैनावारी करके एक जगह है श्रीनगर में, डल लेक के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर हमारा एक मंदिर अभी भी है, लेकिन वो मंदिर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जो पेड़ था जिसकी हम पूजा करते थे, वो पेड़ तोड़ दिया गया।
और अब वहाँ पर थोड़ी सी मरम्मत हुई है, लेकिन आप देखिए रैनावारी एक जगह थी जहाँ 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन कश्मीरी हिंदुओं की थी, और आज जो है वहाँ पर सिर्फ एक परिवार है कश्मीरी पंडित। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है उनकी नौकरी वहाँ पर होगी, और 90 तक करीबन 5 से 6 लाख कम से कम कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते थे। आज 10 से 20 हज़ार रहते हैं, और उसमें से 90% वो हैं जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, मजबूरन वो वहाँ रह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं लेकिन वो जाना नहीं चाहते और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वो वहाँ रुके हैं। तो ये सच्चाई है। आपके दादाजी पक्षी वैज्ञानिक थे? मेरे एक्चुअली ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं मास्टर सबसार चंद कौल, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड वॉचर थे, और एक टिंडल बिस्को स्कूल है बहुत फेमस कश्मीर में, वहाँ पर कई सालों कई दशकों पहले ज्योग्राफी पढ़ाते थे, जब साइंस का उतना ज़्यादा ये भी नहीं था। वो मुझे लगता है एशिया के पहले ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। जो सलीम अली का नाम बहुत ज़्यादा है, सलीम अली उनके पास आते थे जो है, क्योंकि वो उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो उस ज़माने में, आज से करीबन 80 साल पहले, 70 साल पहले, मेरे जो परदादा थे वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के मेंबर थे, बर्ड वॉचर सोसाइटी के मेंबर थे। न्यूजीलैंड, लंदन, अलग अलग जगह से लोग आते थे। और जो बिस्को परिवार है जिन्होंने कश्मीर में बहुत काम किया, स्कूल एस्टैब्लिश किए, उनके जो ग्रैंडसन हैं वो ऑस्ट्रेलिया में BBC को या कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं छोटा था, और वो भी आज 80-90 साल के होंगे, तो बचपन में कश्मीर में था, और मेरा जो बायोलॉजी की तरफ रुझान हुआ वो मास्टर शमशाद चंद कौल की तरफ की वजह से हुआ। तो और मास्टर शमशाद चंद कौल पढ़ाते थे टिंडल बिस्को के, फारूक अब्दुल्ला भी उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो बट सच्चाई तो ये है कि कश्मीरी हिंदू समुदाय का ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन कश्मीर में टीचिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा पलायन हुआ, सब निकल गए, तो वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि 99% जो टीचर्स थे सब कश्मीरी पंडित थे। तो आज भी बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं वहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एक्सेट्रा, वो रिकलेक्ट करते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित टीचर कहाँ हैं, कहीं दूसरे दुनिया के कोने में हैं, कहीं भारत में उनका पलायन हो गया, जयपुर में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ सरकार ने किया, आतंकवाद के खिलाफ हमने कमर तोड़ी, ये किया वो किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू वापस फ़िलहाल कश्मीर जा पाएगा, क्योंकि आज भी आतंकवाद है, और पहला टारगेट वहाँ पर आर्मी और पुलिस के अलावा जो है कश्मीरी हिंदू है। इसलिए शायद आने वाले समय में भी आपको उम्मीद नहीं लगती है? मुझे नहीं उम्मीद लगती। मैं सरकार की बहुत सराहना करता हूँ कि आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने आतंकवाद के खिलाफ कमर तोड़ी, आपने अलगाववाद के खिलाफ, जिसको जो है पूरा एक रॉबिन हुड बना दिया था वहाँ पर, छे गुएरा टाइप, यासीन मलिक, गिलानी, मीरवाइज और ये लोग, इनका सब कुछ तहस नहस कर दिया। गिलानी तो ख़त्म हो गए, यासीन मलिक जेल में है, जेल में ही मारा जाएगा। मीरवाइज तो वैसे ही मॉडरेट सेपरेटिस्ट है, उसको खुद की जान की फिक्र है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो उसके खिलाफ है, उसके बाप को भी मारा गया था वहाँ पर 1990 में। तो मीरवाइज मुझे नहीं लगता कुछ करने की स्थिति में है। तो पाकिस्तान को भी ये प्रॉब्लम हो रही है अब, कि जो वो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहाँ ख़राब करना चाहते थे। एक ज़माना आपको याद है स्टोन पेल्टिंग कितनी होती थी वहाँ पर, हर जुम्मे में जब नमाज पढ़ी जाती थी उसके बाद स्टोन पेल्टिंग होती थी, पुलिस और CRPF के कुछ लोग मारे जाते थे, घायल होते थे हमेशा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा काम है, आतंकवाद का ग्राफ कम हुआ है। अब एक ऐसी जगह, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट अब बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए कश्मीरी पंडित, कि अगर 30 साल से 35 साल से आप आतंकवाद है, और एक आतंकवाद है फिर आर्मी और पुलिस की बंदूक है, तो लोग वहाँ पर यही देख रहे हैं पूरी तरीके से। तो वहाँ पर आप समझे कि ओवरनाइट टेररिज्म ख़त्म हो जाए, नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। और अब वहाँ के मुसलमानों के भी अपने दुख होंगे, क्योंकि जब फौज वहाँ रही, आतंकवाद वहाँ रहा, तो उसमें शायद वो गेहूं में घुन की तरह वो भी पिस गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि फौज को भी अपनी काम करने में सख्ती दिखानी पड़ती होगी, ज़्यादा शक करना पड़ता होगा, क्योंकि वो घुले मिले आतंकवादी निकल कर आते हैं, फिर आतंकवादियों के अपने अलग ब्लैकमेलिंग होती होगी। तो अब उनके ख्याल से एक अलग तरह का दुख वहाँ भी चल रहा होगा। देखिए, बहुत ऐसे साइलेंट मेजॉरिटी है जो अपने आप को इंडियन मानते हैं कश्मीर में, लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि बॉस हम पर अगला हमला हो सकता है। मैं ऐसे ही 2019 में जब आर्टिकल 370 हुआ, उसके कुछ दिन बाद पुलवामा में घूम रहा था, क्रू के आसपास, और वहाँ पर कुछ ऐसे परिवारों से मैंने बात की। शिया एक विलेज था, और वहाँ पर एक लॉयर था, आई थिंक 25-30 साल के आसपास का। तो उसने मुझसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा उसको कि कश्मीरी पंडित कोई आया है वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि देखिए, आप तो यहाँ से चले गए, लेकिन अगला टारगेट हम हैं, शिया। और मैंने उसका इंटरव्यू किया, सब कुछ किया, और मैं टेलीकास्ट करने वाला था, तो भागते भागते मेरे पास आया, बोला एक रिक्वेस्ट है, ये इंटरव्यू मत चलाइएगा, क्योंकि हमला हो सकता है मेरे ऊपर। तो ये सच्चाई है वहाँ पर। एक
पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंटली जो रेडिकलाइज्ड है, एक पॉपुलेशन है जो अपने आप को इंडियन मानती है, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी तरक्की के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उन पर दबाव आता है रेडिकल्स का, पाकिस्तान का। आपने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, ब्यूटी पार्लर्स हों, म्यूज़िक बैंड हो, सिनेमा थिएटर हो, उन पर फतवा लग जाता था। थिएटर जो है कश्मीर में 30 साल के बाद खुला, मैं गया क्योंकि था 90 में वहाँ पर पूरी तरीके से मैं गया था इमरान हाशमी की फिल्म जो हो रही थी, मैं वहाँ गया था पॉडकास्ट करने के लिए। और इतना अनफॉर्चुनेट था कि उस रात हम 12 बजे लाल चौक पे घूम रहे थे, और वहाँ से हम लौट के आए तो पहलगाम में घटना हो गई। बिल्कुल, हफ्तों तक हमें नींद नहीं आई, क्योंकि हमें लगा हम भी हो सकते थे। हम रात को बेफिक्र होकर घूम रहे थे। वो पॉडकास्ट इमरान हाशमी का मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने और इमरान ने कश्मीर में लाल चौक पर बैठकर और डल लेक पर जो बातें की, जब वो पहलगाम हो, मुझे लगा ये सारी बातें तो पूरी बेमानी थी। बिल्कुल सही बात है, इन्हें कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि इतने खुश वहाँ लोग थे। देखिए, आपने पहलगाम का जिक्र किया। अब मैं आपको बताऊं कि पहलगाम का जो हमला है, कुछ उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी थे, लेकिन उनका साथ किसने दिया, उनको शह किसने दी? ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, कश्मीरी मुसलमान लोकल्स थे। और ये बताने में हमको शर्म क्यों आती है? क्यों वहाँ पर जो नेता हैं, कश्मीरी मुसलमान जो नेता हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चीफ मिनिस्टर, फ़ारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो इतना मजबूर क्यों हो जाते हैं कि जब सीज़फायर होता है ईरान यूएस का, वो पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते? आज तक जो कश्मीरी हिंदू समुदाय के साथ भी आतंकवाद हुआ है, ये सब हुआ है। आप हमको छोड़ दीजिए, जो आर्मी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वहाँ उनके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन नहीं होता कि आप सपोर्ट में वहाँ पर प्रदर्शन करिए। आप लाल चौक बंद करिए ना कि हमारे कश्मीरी मुसलमान जेएनके पुलिस के लोग जो हैं मारे गए हैं पिछले 30 साल में, आज हम पूरा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पीछे खड़ी रहेंगी। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। आप कश्मीरी पंडितों को भूल जाइए। आप अपने मुसलमानों के लिए जिन्होंने जान दी है भारत के लिए, कश्मीर के लिए, उनके लिए कुछ कीजिए। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला के भी चरित्र में दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तरफ उनको मैं राम धुन गाते सुनता हूँ, भगवान राम के बारे में बातें करते हैं अच्छी अच्छी, और दूसरी तरफ जब मैं किस्से कहानियाँ पढ़ता हूँ उनके बारे में, उनके पिताजी के बारे में, या आप जैसे लोगों सुनता हूँ जो कश्मीर से आते हैं, तो बिल्कुल अलग नैरेटिव निकल कर आता है। देखिए, मैं अपने कश्मीरी मुसलमान दोस्तों से जब बात करता हूँ फारूक अब्दुल्ला के बारे में, वो कहते हैं ये गिरगिट की तरह है। ये कश्मीर में एक धुन करते हैं, जम्मू आते हैं तो राम धुन हो जाती है, दिल्ली आते हैं तो अलग ही सुर होता है। तो अपने कलर्स जो हैं, पॉलिटिकल कलर्स बदलते हैं। अब कुछ लोग इसकी सराहना भी करेंगे कि भाई कितने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, हर जगह उस रंग में जो है जम जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा जो 90 में उन्होंने किया, और आज भी उस चीज़ के लिए उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। और वो खुद कहते हैं कि भाई मेरे परदादा या उससे परदादा कश्मीरी हिंदू थे, कौल थे, लेकिन तब भी वो कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा नहीं समझ पाते। और मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है गोधरा में, फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं किया जाता कि तब कश्मीर में उन्होंने क्या किया? और कई साल पहले अगर वो पाकिस्तान गए या पीओके गए, वो वहाँ पर जेकेएलएफ के लीडर्स से क्यों मिल रहे थे? ऐसा क्या वहाँ पर हो रहा था? और जब एक्सोडस हुआ, आपने देखी इतनी घटनाएं हो रही हैं हिंदू समाज के लिए, आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इवन जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, उनकी बेटी किडनैप हुई थी, जेकेएलएफ उसमें पूरा इन्वॉल्व था, उसमें एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके आतंकवादी क्यों रिलीज़ कर दिए गए मजबूरन? तो ये बहुत सारे इतिहास में सवाल हैं जो फारूक अब्दुल्ला को देना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला बहुत बार नाराज़ हो जाते हैं जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, मुझे पसंद नहीं करते वो, हालांकि मैंने 1-2 बार उनका इंटरव्यू किया है। तो उमर अब्दुल्ला को बार बार मैं बोलता हूँ कि भैया, आप बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो जम्मू कश्मीर में है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास होना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं जेएनके पुलिस जो है मेरे अंडर आनी चाहिए। मैंने बोला, आप ये बताइए, पिछले 1 साल में, आज 2025-26 की बात करें, पहलगाम का हमला हुआ, लेकिन उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, यूथ जो है मारा जाता था, एनकाउंटर होते थे, वहाँ पर स्थिति खराब हो जाती थी, ऐसा कुछ हो रहा है? ये क्यों हुआ? ये तब्दीली क्यों हुई है? और आ जाते हैं अब 2010 में, जब तुफैल मट्टू से लेकर जितने भी लाल चौक के आसपास लोग रह रहे थे, श्रीनगर में हमले हुए, स्टोन पेल्टिंग हुई, पैलेट्स जो मारे गए, 110 कश्मीरी यूथ उसमें मारे गए। उधर मुख्यमंत्री कौन था? उमर अब्दुल्ला। अब मैंने बोला 2010 से 2025 को कंपेयर करिए कि स्थिति क्या है। आतंकवाद का ग्राफ कम हुआ है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कम हुई है कि नहीं? अलगाववाद की कमर टूटी है कि नहीं? जितने भी अलगाववादी नेता हैं वो तिहाड़ में हैं कि नहीं? अब आपको लॉ एंड ऑर्डर क्यों चाहिए?
मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री आए, उमर आए, वो लेजिटिमेटली डेमोक्रेसी है इंडिया में, तभी वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एमएचए के पास रहना चाहिए। जब लॉ एंड ऑर्डर या जेएनके पुलिस चीफ मिनिस्टर के पास आई, स्थिति फिर से खराब हो जाएगी।